दिस इज द सोल्यूशन ऑफ ओनली वाउचर एंट्रीज ऑफ द क्वेश्चन विच चांदी मैम हैज़ गिवन यू द GST 1। सबसे पहले डेट चेक कर लेते हैं। डेट पूरी सही है। डेट सही कर ली, जो गलत थी वो डेट सही कर दी। अब डे बुक में जाके देखो, यहाँ चेक करना 1 अप्रैल लिखा होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 लिखा होना चाहिए। ठीक है। ओके, सो पहले परचेज़ की एंट्री हमने करी है, प्रियंका से परचेज़ किया है हमने, तो प्रियंका लिखेंगे। प्रियंका सब में एंटर एंड हमने परचेज़ किया स्पोर्ट्स शूज़। क्वांटिटी है हमारी 200 और स्किप करके सीधा लिखेंगे 60,000। ठीक है। और फिर GST चार्ज करेंगे। इनपुट IGST, क्योंकि प्रियंका मुंबई से बिलोंग करती है इसलिए इनपुट IGST होगा। ड्यूटीज टैक्स है GST में IGST 12%। नाउ अब हमने सेल्स करी है। ठीक है, सेल्स करी हमने विशाल को। फॉर्मल शूज़ 250 क्वांटिटी, अमाउंट 6 lakhs। अब विशाल दिल्ली का है। अगर मेंशन ना हो ना हमको कि कहाँ कौन से स्टेट का है, तो जिस स्टेट के हम है ना उसी स्टेट का मानते हैं। मतलब आउटपुट CGST और SGST लगेगा। आउटपुट CGST GST CGST 6%। कभी कभी अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा और कभी कभी खुद से करना पड़ेगा। SGST 6% एंड टेंडर। अब हम आ गए पेमेंट एंट्रीज़ पे। पेमेंट एंट्रीज़ पे सबसे पहले अलाउ करेंगे डेबिट क्रेडिट को, तो उसके लिए प्रेस करना F12 और यूज़ डेबिट क्रेडिट को येस कर देना। ठीक है। और फिर जाना चेंज मोड पर, फिर डबल एंट्री सिस्टम में एंटर कर देना। ठीक है, फिर डेबिट क्रेडिट आ जाएगा यहाँ पर। अब हमने पेमेंट करी प्रियंका को। हमने पेमेंट करी 65,000 की, लेकिन हमने पेमेंट करी फुल सेटलमेंट में। इसका मतलब प्रियंका का पूरा ड्यू खत्म हो जाएगा। तो प्रियंका का ड्यू था 76,000 7200। हमने हमारे बैंक से कितना कटा है? हमारे बैंक से तो कटा है 65,000 ओनली। तो हमारे बैंक में जाएगा, क्रेडिट होगा हमारा बैंक 65,000 से। तो कैनरा बैंक, क्योंकि देखो क्वेश्चन में मेंशन था कि हमें डेटर को क्रेडिटर को पेमेंट करनी है कैनरा बैंक से। ठीक है। और जो इसके बाद जो बच गया उसको हमें करना है यूनियन बैंक से। नाउ वी सिलेक्ट कैनरा बैंक, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन था ना कि कैनरा बैंक से करनी है डेटर और क्रेडिटर को पेमेंट, इसलिए। अब जैसे हम फिल करेंगे 67,200 65,000, तो ऑटोमेटिक बैलेंस बच जाएगा 2,200 का क्रेडिट साइड में। तो ऑटोमेटिक ही शो करेगा क्रेडिट में फिल करने के लिए। तो यहाँ पे अब आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि हमने पेमेंट करी थी, कम पेमेंट करी है हमने, तो डिस्काउंट रिसीव हुआ इसका मतलब। तो ये आएगा इंडायरेक्ट इनकम में। इंडायरेक्ट इनकम।
नाउ वी हैव रिसीव्ड मनी फ्रॉम विशाल इन फुल सेटलमेंट, मीन्स विशाल से तो विशाल की जो लाइबिलिटी है वो तो पूरी कम हो जाएगी, लेकिन हमारे पास खाली 6,60,000 ही आएंगे। तो जो बैलेंस बच जाएगा ना वो जाएगा डेबिट साइड का, जो बैलेंस बचेगा वो जाएगा डिस्काउंट अलाउड के अंदर। क्यों रिसीव किया पेमेंट इसमें हमने, डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। नाउ वी हैव रिसीव्ड मनी फ्रॉम अमन, 5,25,000। मैंने गलती से 30,000 लिख दिया, 5,30,000 पर लिखना 5,25,000 ही है। तो अमन की टोटल लाइबिलिटी बनती थी 593600 टैक्स मिला के ना। तो हमको रिसीव हुआ है मनी फुल सेटलमेंट में, तो उसकी पूरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। 593600 और फिर हम डेबिट कर देंगे बैंक को, कैनरा बैंक, 5,25,000 से। मैंने गलती 30,000 से यहाँ पे कर दिया, 5,30,000 से, लेकिन यहाँ पे करना 5,25,000 से ही है। फिर वही सिंपल डिस्काउंट अलाउड के अंदर आ जाएगा बैलेंस जो बचेगा हमारा। एंड नाउ वी हैव परचेज फ्रॉम मानसी, एंड मानसी इज अ रजिस्टर्ड कस्टमर, मीन्स रजिस्टर्ड सप्लायर है, तो उसमें तो टैक्स लगेगा लगेगा। मानसी से हमने परचेज किया फॉर्मल शूज़। Now we have purchased from Rama, and Rama is unregistered. So that's why we did not need to charge GST on it. Now we have sold good to सार्थ, एंड सार्थ में डिस्काउंट हमने दिया है सार्थ को। तो डिस्काउंट का जो कॉलम है उसको अलाउ करने के लिए, अलाउ तो ऐसे हम कर चुके होंगे, अगर यस कर दिया होगा ना कंपनी फीचर के टाइम पर, कंपनी क्रिएशन के टाइम पर जब यस कर दिया होगा तो करना नहीं पड़ेगा, यहाँ ऑलरेडी डिस्काउंट कॉलम आ जाएगा। नहीं आता है अगर, तो फिर F11 प्रेस करके हो जाएगा F11। एंड नाउ वी हैव पेड मनी टू रमा, सिंपल लिखा है कि भाई रमा को 50,000 पे किया है हमने। ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि हमने फुल सेटलमेंट में किया है कि नहीं किया। तो सिंपल एंट्री कर देंगे रमा टू बैंक। नाउ अब जब भी हमने ना प्रीपेड इंश्योरेंस पहले से कर रखा होगा पे, और हम फिर इंश्योरेंस पे करेंगे, तो जो प्रीपेड इंश्योरेंस होगा ना उसको सेटल ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंश्योरेंस पे हम पे किया हमने 8,000 का, तो ये तो सिंपल एंट्री है। लेकिन जो प्रीपेड इंश्योरेंस था ना बैलेंस शीट में, उसको सेटल ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया होता 8,000 का, तो हम सेटल ऑफ नहीं करते प्रीपेड इंश्योरेंस को। क्योंकि फिर हमें मालूम कैसे पड़ता है कि जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो कौन सी ईयर का प्रीपेड इंश्योरेंस है। हो सकता है वो 2 साल बाद का हो, 3 साल बाद का हो, लेकिन जब हमने पे कर दिया प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इस ईयर, तो हम समझ जाते हैं कि भाई इसी ईयर का था प्रीपेड इंश्योरेंस भी, तो हम सेटल ऑफ कर देते हैं फिर उसको भी। और फर्नीचर परचेज किया तो उसकी एंट्री होगी पेमेंट वाउचर में।
अब हमने लैंड रेंटल बिल्डिंग परचेज करी क्रेडिट पर ABC LTD से 8 लाख की, तो पहले एंट्री करेंगे 8 लाख वाली जो हमने परचेज करी है। लैंड रेंटल बिल्डिंग 8 लाख टू ABC LTD 8 लाख। फिर हमने डिवेंचर इशू कर दिए 4 लाख के टू पे द अमाउंट टू ABC LTD। ABC LTD को करंट लायबिलिटी में लेना, ठीक है, करंट लायबिलिटी में। अब लेंगे बैंक से लोन यूनियन बैंक में, ठीक है, तो जाएंगे रिसिप्ट वाउचर पे बैंक लोन अंडर लोन सेल लायबिलिटी 4 लाख टू यूनियन बैंक। एंड नाउ जिस बैंक से लोन लिया था ना उसी बैंक से पे कर देंगे 4 लाख ABC LTD को पेमेंट वाउचर में। हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड करी 1.5 लाख में और हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी 90,000 की, तो जो रेस्ट अमाउंट है ना वो जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में 60,000। सिंपल लिखेंगे यहाँ पर 90,000 और अकाउंट बैंक अकाउंट में लिखेंगे 1.5 लाख टू, अब भी बैलेंस बच जाएगा, क्रेडिट बैलेंस बच जाएगा ऑटोमेटिक, तो उसमें जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्ट इनकम, ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा 60,000। एंड नाउ पेमेंट कर रहे हैं मर्ज करके। सबसे पहले सैलरी आउटस्टैंडिंग 40,000, अलग अलग भी कर सकते हैं, मैं मर्ज करके कर रहा हूँ। फिर इसको डेबिट कर देंगे, डेबिट करके नेक्स्ट आइटम हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल, सिंपल लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अब देखो क्वेश्चन में लिखा है करंट सैलरी पेड 70,000, तो यहाँ पे करंट सैलरी अकाउंट बना देना, यहाँ पे बनेगा सैलरी का अकाउंट सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिर उसमें जाएगा 70,000। बच्चे करते हैं हम यहाँ पे लिख देते करंट सैलरीज, वो गलत हो जाएगा, ओनली सैलरीज आएगा यहाँ पे 70,000। नाउ रेंट इंक्लूडिंग एट आउटस्टैंडिंग 1 लाख गिवन है एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 60,000 गिवन है, तो इसका मतलब रेंट जो है हमारा वो होगा 40,000, ऑब्वियस सी बात है। तो दोनों की अलग अलग एंट्री करेंगे, रेंट डेबिट टू 40,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग डेबिट बाय 60,000। अब टैक्स पेड की एंट्री अलग करेंगे, ठीक है, समझाता हूँ कैसे होगी टैक्स पेड की एंट्री। तो इसके लिए चलते हैं MS वर्ड पर। सो इसमें 3 केसेस होते हैं, ठीक है। पहला केस होता है कि प्रोविजन इज ग्रेटर देन टैक्स पेड, सेकंड प्रोविजन इज लेस देन टैक्स पेड, और थर्ड प्रोविजन है ही नहीं हमारे पास,
ये 3 केस होते हैं इसमें, ठीक है। तो पहला केस होगा प्रोविजन इज ग्रेटर देन टैक्स पेड। लेट्स सपोज आई हैव टेकन एन एग्जांपल in which provision is 2,08,000 and tax paid is 2,50,000. So in this case provision is greater than taxes paid. तो इसमें सिंपल एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट बाय द अमाउंट विच यू हैव पेड द टैक्स मीन्स 2,50,000 टू बैंक अकाउंट। सिंपल एंट्री हो जाएगी इस केस में। तो एंड सेकेंड केस में होता है कि प्रोविजन इज लेस देन टैक्सेस पेड। तो इस केस में क्या होता है ना, प्रोविजन भी डेबिट होगा और टैक्स भी डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट, और टैक्स को लेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, अगर टैक्स अकाउंट बनेगा तो। एंड नाउ इन थर्ड केस व्हेन वी डोंट हैव प्रोविजन फॉर टैक्स, सिंपल एंट्री हो जाएगी टैक्स टू बैंक। जितना भी अमाउंट होगा सिंपल एंट्री हो जाएगी टैक्स टू बैंक। सो अब एंट्री करते हैं इसकी। इस केस में प्रोविजन फॉर टैक्स ग्रेटर है टैक्स पेड से, तो सिंपल हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट बाय द अमाउंट विच यू हैव पेड द टैक्स 2 लाख टू यूनियन बैंक। और हमको सैलरी आउटस्टैंडिंग करनी है, इसको भी समझते हैं एम एस वर्ड से। 60,000 गिवन था बैलेंस शीट में सैलरी आउटस्टैंडिंग, और हमने 40,000 पहले पे कर दिया था, तो इसका मतलब हमारे बचा खाली 20,000 का बैलेंस, और अब हमको बनाना है 80,000 का। तो इसका मतलब हमको खाली एंट्री पास करनी है 60,000 से, क्योंकि 20,000 तो पहले से हमारे पास है ना, इसलिए। सो इन दिस केस वी विल ओनली नीड टू पास द एंट्री विद द अमाउंट ऑफ 60,000। सेम ऐसे रेंट में भी होता है, लेकिन इस केस में रेंट तो हमने पूरा पे कर चुके हैं पहले ही। सो इस केस में पूरा रेंट आउटस्टैंडिंग होगा 1 लाख से। अब समझते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स को। सो प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे पास गिवन था 2,80,000, उसमें से हमने 2 लाख यूटिलाइज कर लिया। सो मीन्स अभी हमारे पास खाली बचा है 80,000 का, और हमको बनाना है 2,20,000 का। तो हम बस ऐसे बनाएंगे 1,40,000 का, 80,000 माइनस कर देंगे उसमें, सिंपल। अब रेंट करेंगे आउटस्टैंडिंग। इसमें तो कोई ड्यू नहीं है हमारे पास बचा हुआ, कोई बैलेंस हमारे पास नहीं है बचा हुआ, इसलिए हम सिंपल पूरे अमाउंट से कर देंगे 1 लाख 1 लाख। एंड नाउ वी चार्ज डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन चार्ज करने से पहले एक याद है फर्नीचर हमने परचेज़ किया था रास्ते में, लिखा था फर्नीचर परचेज इन द बिगिनिंग 45,000,
So you need to add the balance of 45,000 in the previous balance of furniture. So total मिला के हो जाएगा 1,95,000. So you need to calculate the tax on that amount. So it will come as 39,000. अब याद है मुझसे गलती हो गई थी रास्ते में, 5,000 मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था अमन से मनी रिसीव करते टाइम। तो वही बैलेंस यहाँ थोड़ी गड़बड़ आ रही है, वो मैं ठीक कर लेता हूँ अभी डेबुक में जाके। एंड नाउ द बैलेंस शीट विल मैच। थैंक यू।